हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 12 है और आपके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि जिन लोगों ने भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज कर ली है उनके लिए ठीक है, वो रिवीजन कर पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में 30 से 45-55 दिन बचे हैं। तो कम टाइम में रिवीजन के लिए वो पीडीएफ बहुत ही ज़रूरी है और प्लीज़ आप उसे परचेज कर लें। उससे आप ही का फ़ायदा होगा, पुराने सारे करंट अफेयर्स आप पढ़ पाओगे क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 7 से 10 पूछे जाने लगे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम में भी मैंने डायरेक्ट लिंक शेयर कर दिया है। और पुराने प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप उसे ज़रूर लगाइए, वो आप ही का फ़ायदा और आप ही को उससे बेटरमेंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, विच कमिटी रिकमेंडेड रिगार्डिंग द 7073 एक्ट। किस कमेटी ने 7073 के एक्ट को रिकमेंड किया था। 1773 के एक्ट के बारे में आपको पता है, ये एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। और ये किसने इसे रिकमेंड किया था, मतलब इसकी ड्राफ्ट किसने तैयार करके उसे प्रस्तुत किया था कि ऐसी सुधार की जाए। ये लॉर्ड नॉर्थ ने किया था और ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो आई होप ये मैक्सिमम लोगों का गलत होगा। और आज की क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ने इसे रिकमेंड किया था। आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले जो हमारे गवर्नर जनरल बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विच एक्ट इंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 के एक्ट में, 1853 के एक्ट में, 1833 के एक्ट में या 1919 के एक्ट में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारों का एक तरीके से एकाधिकार था इनका, ये समाप्त कर दिया गया 1813 के एक्ट में। और चाय और चीनी को छोड़ के बाकी सारे अधिकार को भी ख़त्म कर दिए गए थे। मतलब कि चाय और चीनी का सिर्फ ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होता था, बाकी को ख़त्म कर दिया गया। अब दोस्तों एक नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था। 1833 के एक्ट में बात की गई थी किस चीज़ की, बताइए ज़रा। मैंने कई दफ़ा आपको बताया है। 1833 के एक्ट में सिविल सर्विसेज को लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये प्रयास सफल हुआ था 1853 में। और किस एक्ट में क्या आया है, इसके लिए 2 पार्ट में वीडियो आ चुके हैं, तीसरा पार्ट भी जल्द आएगा और उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको 1909 और 1919 के बारे में जानना चाहिए। 1919 में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का एक तरीके से 1919 में ही शुरुआत हो गया था, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाई। काउंसिल ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत बना था, बताइए। 1853, 1833, 1858 या 1909। 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है काउंसिल ऑफ इंडिया आया था 1858 के एक्ट में। और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक तरीके से भारत के लिए 1857 के बाद जो एक्ट आया था, इसमें बहुत सारे प्रोविज़न किए गए थे, जिसमें लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट केम इनटू द ईयर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। 2 मॉन्टफोर्ड या फिर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। तो ये आया है 1919 के एक्ट में। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय हुआ करते थे, तो E.S. मॉन्टेग्यू नाम था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम ऐसे है। तो जो पहले वाला है वो पावरफुल पर्सन होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है आपको 2 पार्ट में, जरूर वो वीडियो देखिएगा। मैं लिंक टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सब कुछ लिंक शेयर करता रहता हूँ। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी वहाँ आपको मिल जाएगी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ये आया था 1919 में, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, अब बात करते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ। साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है ये 1930 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी भले ही 1927 में, लेकिन ये रिपोर्ट बन के तैयार हुआ, आया इंडिया में 1928 में और रिपोर्ट पब्लिश हुआ 1930 में।
और इसी के बेस पे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया वो इसी के सुधारों के आधार पे था। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए, रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ, कब आया था, कब वो इंडिया में आया, ये 3 चीज़ें। और अगर आपको पता है तो 3 कमेटी के इसके मेंबर थे। ठीक है, तीनों के नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे क्योंकि वो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रीडिंग्स वेयर अकर ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान बनने से पहले कितनी रीडिंग दी गई थी। रीडिंग का मतलब होता है, इसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट है ये। दरअसल एक बार संविधान बनाया गया, उसे पढ़ा गया कि इसमें कोई गलती नहीं है, किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं गया है, सारे चीज़ों को कवर किया गया है। फिर दूसरी बार चेकिंग की गई किसी और ग्रुप के द्वारा, तीसरी बार भी चेकिंग की गई किसी और ग्रुप के द्वारा, फाइनली उसे साइन किया गया और पास किया गया। तो 3 रीडिंग हमारे संविधान में हुई थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज सही हो रहे होंगे दोस्तों। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में और आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि जिन्होंने भी बीच में छोड़ा उनकी तैयारी बीच में ही ख़त्म हो गई। तो कैग का ऑफिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया एंड आयरलैंड। बताइए राइट आंसर। तो ये है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, द्विसदनात्मक व्यवस्था और भी बहुत सारी चीज़ें। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका से भी बहुत सारी चीज़ें से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का पद, ये सब अमेरिका से लिया गया है। रसिया से क्या क्या लिया गया है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आयरलैंड की अगर बात करें तो आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपब्लिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। रिपब्लिक पद्धति, तो ये लिया गया फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये लिया गया है फ्रांस से। नेक्स्ट है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब कि एक तरीके से रिलीजियस अफेयर्स को प्रबंध करने का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद है आर्टिकल 26। मैंने क्या बताया था, राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपेगेट, मतलब धर्म को मानना, प्रचारित करना, ये आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और 27 में फ्री फ्रॉम टैक्सेशन। ठीक है, ये एक तरीके से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर आपने फंडामेंटल राइट की वीडियो देखी होगी तो जाइए, नहीं देखी होगी तो इसके ट्रिक्स जाके जरूर देखिए, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। दोस्तों पॉलिटी प्लेलिस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन के लिए, एग्ज़ाम से पहले उसे ज़रूर एक बार रिवाइज करें। कल दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि लास्ट अब कुछ दिन बच गए हैं आपके एंट्रेंस में, तो कैसे तैयारी करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे ताकि आप ऊबे नहीं और पढ़ाई पे फोकस रह सकें, उस पर कल एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज मेंशन्ड इन, तो ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इक्वल जस्टिस मतलब समान न्याय और फ्री लीगल एड मतलब एक तरीके से फ्री कानूनी सलाह, ये जो है आर्टिकल 39A में इसे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 40 में क्या वर्णन है बताइए। तो आर्टिकल 40 बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मैंने पिछले भी वीडियोस में बताए थे, तो ये आपको याद रखना चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो। मेरे कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट अगर है तो आपको याद है, आपका रिवीजन अच्छा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मेंशन्ड इन, तो दोस्तों देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन थोड़ा गायब हो गया है बट कोई नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ये आर्टिकल 48 में मेंशन किया गया है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। आर्टिकल 48 में 49, 50 और 51 तीनों याद होना चाहिए। 49 में जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मोनूमेंट्स हैं, हेरिटेज है, उनको प्रिजर्व करना। 50 में है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से अलग होना और 51 में है इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना। तो ये सारे चीज़ों को याद रखना है। आर्टिकल 47 में क्या है, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको जरूर एक बार दिन में देखिए, सेक्शन वाइज ही करके देखिए लेकिन देखिए। ठीक है, आर्टिकल 47 में बात की गई है जो भी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसको ठीक करना, और मदिरा पान जो दारू पीते हैं लोग उस पर प्रोहिबिशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है विच इज़ कॉल्ड ओम्बड्समैन इन इंडिया, ये तो इस बार पक्का ही आएगा। ओम्बड्समैन इंडिया में किसको कहा जाता है। ओम्बड्समैन एक तरीके से ये डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन कंट्री का वर्ड है। ठीक है, तो बताइए इंडिया में ये कौन सा पोस्ट है, और रिसेंट में ये अपॉइंट भी हुए हैं। ठीक है, तो पिनाकी चंद्र घोष ये पहले
लोकपाल बने हैं और इनको ही भारत में फर्स्ट ओम्बड्समैन इन इंडिया कहा जाएगा। ओम्बड्समैन ही याद रखिएगा, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है? ध्यान से देखिए, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, ये बात की गई है 81 में। 80 में बात की गई है राज्यसभा की कंपोजिशन की, और आर्टिकल 79 में कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है। डिफिनीशन ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स की परिभाषा, ये इसका वर्णन किस में किया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बताइए मनी बिल जो है ये बात की गई है आर्टिकल 110, 108, 112 या फिर 117? तो ये बात की गई है 110 में। 108 में जॉइंट सीटिंग की बात की गई है। 112 में क्या बात की गई है बताइए? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट। और 117 में स्पेशल फाइनेंशियल बिल के बारे में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैग मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? CAG कैग। तो कैग का वर्णन किस में है बताइए? राइट आंसर आर्टिकल 146, 148, 149 या 150? तो ये है 148 में। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो सुधार होता है उसका बात या उसकी वर्णन या उसके बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो बताइए संवैधानिक सुधार, ये आर्टिकल 368 में इसके बारे में कहा गया है। दोस्तों ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें से 6 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम से मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो आप इंपॉर्टेंस भले ही कम दे, खुद से सिलेक्शन लेना हो जिससे भी, वो तो लास्ट तक देख ही रहा होगा, लेकिन आप खुद इसको आकलन कर लें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करूं तो आर्टिकल 360 में बात की गई है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में कौन सी इमरजेंसी? 356 की इमरजेंसी आपको राष्ट्रपति शासन वाली होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी उसे कहते हैं। लीगल प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन मेंशन्ड इन, तो लीगल प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में इसकी बात की गई है। कंकरेंट लिस्ट क्या है आपको पता है? 3 तरह के लिस्ट हैं और ये क्वेश्चन लॉ के एंट्रेंस में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना है। आप अगर एम लक्ष्मीकांत की बुक रखे होंगे तो आपको ये पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलिस्ट वर्ड इंक्लूडेड इन विच अमेंडमेंट? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तीनों वर्ड को एक बार जोड़ा गया है। और बताइए ये संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये तीनों वर्ड जोड़ा गया। इंदिरा गांधी की सरकार और इमरजेंसी लगी थी 1976 की ये बात है। और भी जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके साथ अमेंडमेंट पे एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है। आप एग्जाम से पहले सबको एक बार देख के 2x पे कर दीजिए वीडियो को और ज़रूर देख के रिवीजन करिए। ठीक है, 2x पे करके लेकिन रिवीजन करिए। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ भारत में कब आया? किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया? तो ये है आर्टिकल 52, 53, 54 या फिर 71? देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो ये है 52, ये आया था 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। राजीव गांधी की सरकार को बचाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। नेक्स्ट है 10% रिजर्वेशन टू EWS कैटेगरी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन की बात किस अमेंडमेंट में की गई है? इसे मैंने हाल ही में पढ़ाया है और जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रिसेंट के जो कि आपके एग्जाम में इसी में से आएंगे और पुराने भी, देखिए पुराने जो माइलस्टोन है उन्हें भी याद रखिए और नए जो अभी इंपॉर्टेंट है जैसे 10% रिजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये किस अमेंडमेंट से आया था? तो 103। 104 पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप पॉलिटी के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो अपने स्कोर, फाइनल स्कोर जरूर कमेंट कीजिए और करंट अफेयर्स की जो PDF है उसे जरूर परचेज कीजिए क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है आपको रिवीजन करने का उससे बेटर तरीका नहीं है। अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको खुद से रिवीजन करने में। और 55 रुपये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, शायद 2 टाइम का नाश्ता जो आप चाय पीते हो उससे कम ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।